कैसे हैं आप सभी लोग? बिल्कुल ठीक, बिंदास। देखो आज का लेक्चर सॉल्यूशन, कौन सा लेक्चर है? सॉल्यूशन है। यह प्लेलिस्ट अपने जो है रनिंग में चल रही है, तो वो सॉल्यूशन का जो है टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी जो होता है उसमें कुछ फैक्टर्स आते हैं। फैक्टर्स में कौन कौन से आते हैं? नेचर ऑफ गैस एंड या फिर नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो प्रेशर वाला फैक्टर होता है उसके अंदर आपका हेनरीज लॉ भी आता है। इसलिए हम इस वाले जो लेक्चर है, इस लेक्चर में सॉल्युबिलिटी के साथ साथ जो है एक और नया टॉपिक निकल के आता है हेनरीज लॉ, उसको भी हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। तो कुछ है नहीं इस वीडियो के अंदर, बहुत इजी है, बहुत शानदार है। देखिए सॉल्युबिलिटी और इसके फैक्टर के अंदर ही जो है हेनरीज लॉ को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं पीवी सर की क्लासेस और मैं हूं पवन विश्वकर्मा। ध्यान से देखिए, सॉल्युबिलिटी हेडिंग लगी हुई है। भाई सॉल्युबिलिटी किसे कहते हैं, है ना? घुलनशीलता, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? घुलनशीलता। घुलनशीलता कहते हैं किसको है? विलयशीलता किसको कहते हैं? तो ध्यान से देखिए सॉल्युबिलिटी, मैं कुछ डेफिनेशन लिख रहा हूं, आप भी जो है क्या करते रहे? नोट डाउन उनको करते रहे। देखिए द अमाउंट ऑफ solute dissolved in 100 gram of solvent। कितने ग्राम सॉल्वेंट? 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, है ना? एट गिवन टेम्परेचर and to form saturated solution अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? तो ऐसा सॉल्यूशन या संतृप्त विलयन जो होता है उसे किसे कहते हैं हम? तो ऐसा सॉल्यूशन जो कि क्या कर दे? ऐसा सॉल्यूशन जो कि पूरी तरह से, या विलय जो होता है वह विलायक के अंदर पूरी तरह से घुल जाए और ज्यादा घोलना संभव न हो, विलय को या सॉल्यूट को और ज्यादा डिसॉल्व करना संभव न हो, उसे अपन जो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो आप क्या करें, आई बटन पर जाकर जो है सैचुरेटेड सॉल्यूशंस की जो है या सॉल्यूशन के टाइप्स की वीडियो जरूर देख ले। अब आप क्या करें, ये जो है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जो सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट मतलब आपका होता है विलय। क्या होता है? विलय। जो विलय की मात्रा होती है वो डिसॉल्व होती है किसके अंदर? 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि 100 ग्राम विलायक के अंदर। 100 ग्राम विलायक के अंदर विलय की जितनी मात्रा आपकी आवश्यकता होती है, जो टेम्परेचर दिया होता है उस टेम्परेचर पे, और उससे अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन रहा है तो वह आपकी सॉल्युबिलिटी होती है, वह आपकी विलयता होती है, वही आपकी क्या होती है? इसको अपन बोलते हैं विलेयता। वही आपकी विलयता होती है। अब आता है फैक्टर्स। अच्छा, इस सॉल्युबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं? कौन कौन से जो होते हैं विलयता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, वो कारक हम पढ़ने वाले हैं। तो विलयता को प्रभावित करने वाला पहला कारक मैं लिख रहा हूं, विलयता को प्रभावित करने वाला पहला कारक है अपना, फर्स्ट जो कारक है, पहला कारक मैं लिख रहा हूं, वो है आपका नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। जी, नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। मैं यहां पर गैस और सॉल्वेंट यानी कि नेचर ऑफ गैस के बारे में ही बात करूंगा। यहाँ किसके बारे में बात करूंगा? गैस के बारे में बात करूंगा, इसलिए नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट, है ना? तो गैस का नेचर कैसा है और सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका सॉल्युबिलिटी होगी या नहीं होगी, सॉल्युबिलिटी पॉसिबल है या नहीं है।
तो वह डिपेंड करेगा नेचर ऑफ गैस यानी कि गैस की प्रकृति पर, और साथ ही साथ जो होता है सॉल्वेंट की प्रकृति पर जो है वह डिपेंड करती है ना। मक्खियां बड़ी परेशान कर रही है ना। तो ध्यान से देखो, नेचर ऑफ गैस का अपन देख रहे हैं, तो ध्यान से देखिए, आपके पास मान लो कि N2 एक गैस N2 है, O2 है, N2 साथ ही साथ O2, और आपकी एक गैस हो सकती है H2। ये जो गैसें हैं N2, O2, H2, ये जो गैसें होती है यह आसानी से लिक्विफाइड नहीं होती, आसानी से द्रवीकरण इनका नहीं होता, आसानी से द्रव में परिवर्तित नहीं होती है ना। तो ये जो होती है इजीली लिक्विफाइड नहीं होती है, और इजीली लिक्विफाइड नहीं होती है, इस कारण से यह जो होती है इसका जो नेचर होता है वह लेस सोल्यूबल होता है। इसलिए इनका नेचर जो होता है वह नेचर कैसा होता है, इजीली लिक्विफाइड नहीं होती है, इसलिए इनका नेचर लेस सोल्यूबल होता है। लेस सोल्यूबल होता है, कैसा होता है, कम सोल्यूबल होता है। कैसा होता है, कम सोल्यूबल। लेकिन एक बता देता हूं मैं, NH3 SO2 NH3 SO2, और आप एक और ले लीजिए HCl। ये जो होती है ना, ये इजीली लिक्विफाइड हो जाती है, इजीली लिक्विफाइड हो जाती है। इसीलिए यह क्या होती है, मोर सोल्यूबल होती है। कैसी होती है, मोर सोल्यूबल होती है इनटू द वाटर, वाटर के अंदर मोर सोल्यूबल होती है। कैसे होती है वो रिएक्शंस अपन देख लेते हैं ना, है ना। देखो, जो ये इजीली सोल्यूबल होती है, जैसे NH3 है, ये वाटर से रिएक्ट करेगी और क्या बना लेगी, NH3 जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो ये बना लेगी NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेगी, NH4OH ना। देखो NH4OH ये बना लिया। ऐसे ही SO2 है, SO2 भी जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगी ना, H2O, तो ये बना लेगी H2SO3 बना लेगी। और अब लास्ट में आपकी बच रही है HCl, है ना। HCl भी वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगी तो ये बना लेगी H3O प्लस, इसे हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन प्लस H3Cl माइनस प्लस Cl माइनस। तो ये क्या होती है, सोल्यूबल होती है, क्योंकि यह आसानी से लिक्विफाई हो जाती है और वाटर से आसानी से रिएक्ट करके जो है स्थायी बन जाती है। इस कारण से जो होती है यह क्या होती है, सोल्यूबल होती है। तो इस तरह से यह सोल्यूबल होती है। लेकिन कुछ ऐसी भी कंडीशन आती है, फॉर एग्जांपल आपने CO2, O2 है, CO2 होती है, ये अल्कोहल या N2 जो होती है, ये गैसें जो होती है यह अल्कोहल में मोर सोल्यूबल होती है देन वाटर ना। अल्कोहल में मोर सोल्यूबल होती है। ये जो गैसें होती है आपकी O2, CO2, N2, अल्कोहल, ये जो होती है अल्कोहल में मोर सोल्यूबल होती है। अल्कोहल के अंदर क्या होती है, ज्यादा सोल्यूबल यह होती है। उसी तरह से आपकी जो अमोनिया होती है NH3 या SO2 जो गैस होती है, यह अल्कोहल में लेस सोल्यूबल होती है। क्या होती है, अल्कोहल में लेस सोल्यूबल होती है। लेकिन वाटर के अंदर क्या होती है, ये वाटर के अंदर भाई मोर सोल्यूबल होती है, ज्यादा सोल्यूबल होती है, मोर सोल्यूबल। वाटर के अंदर क्या होती है, मोर सोल्यूबल। तो इस तरह से आपका जो होता है फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी के जो फैक्टर होते हैं, उसमें पहला फैक्टर अपन ने देखा है नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का जो है किस तरह से गैस
नेचर ऑफ गैस, गैस का नेचर साथ ही साथ जो सॉल्वेंट का नेचर है, वो दोनों का नेचर किस तरह से डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करने में। तो देखिए सबसे पहले बात आती है अपनी N2 की। तो N2 नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो होती है इजीली लिक्विफाइड हो जाती है, इसीलिए वो लेस सोल्यूबल होती है ना। NH3 SO2 HCl जो होती है इजीली लिक्विफाइड ये नहीं होती है और ये हो जाती है, इसलिए मोर सोल्यूबल होती है। अगली बात होती है मोर सोल्यूबल होती है, लेकिन कैसे होती है, तो भाई ये वाली रिएक्शंस अपन ने देखी, ये रिएक्शंस जो होती है इसके साथ ही जो होते हैं कंपाउंड बना लेती है ना। अगली बात आती है O2 CO2 N2 जो होती है अल्कोहल में तो मोर सोल्यूबल होता है, लेकिन जो होता है वाटर में लेस सोल्यूबल होते हैं ये O2 CO2 और N2। NH3 जो होता है NH3 होता है SO2 होता है, ये अल्कोहल में तो लेस सोल्यूबल होते हैं, लेकिन वाटर के अंदर जो होते हैं क्या होते हैं, मोर सोल्यूबल होते हैं। इस तरह से अपने जो होती है सॉल्युबिलिटी का जो है फैक्टर नंबर, अफेक्टिंग फैक्टर्स का फैक्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ है। अब मैं फैक्टर नंबर आपको सेकंड बताने जा रहा हूँ। सेकंड फैक्टर क्या होता है अपना, टेम्परेचर। सेकंड फैक्टर क्या होता है अपना, टेम्परेचर होता है। तो आप हेडिंग लगा लीजिए टेम्परेचर, है ना, हेडिंग लगा लीजिए, कौन सा अपना, टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ये आपका सेकंड है टेम्परेचर। भाई जो टेम्परेचर होता है वह टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है, तो याद रखिए टेम्परेचर इसका है किसी भी गैस के अंदर, सॉरी किसी भी लिक्विड के अंदर आप क्या कर रहे हैं, किसी लिक्विड के अंदर अगर आप मिला रहे हो गैस, किसी लिक्विड के अंदर गैस मिला रहे हो, गैस आपका सॉल्यूट है मतलब विलय है और लिक्विड क्या है आपका सॉल्वेंट, तो आप जो है किसी गैस के अंदर अगर लिक्विड जब मिलाते हो ना, तो क्या होता है, वह जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। क्या बोलते हैं, वो प्रोसेस होती है उसे एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। और जो एक्सोथर्मिक मतलब ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी जिसमें ऊष्मा निकलती हो, और अगर ऊष्मा निकलती है मतलब हीट क्रिएट हो रही है, ऊष्मा निकल रही है मतलब क्या पैदा हो रही है, हीट पैदा हो रही है। और हीट अगर पैदा होती है तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, तो टेम्परेचर राइज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। जब टेम्परेचर बढ़ता है, ताप बढ़ता है ना, सबसे पहले तो आप गैस जो है वह लिक्विड के अंदर मिलाते हो, तो जब भी गैस लिक्विड के अंदर मिलाई जाती है वह प्रोसेस एक्सोथर्मिक होती है। जैसे ही एक्सोथर्मिक मतलब ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी मतलब कि आपकी हीट यानी ऊष्मा निकली है, वही ऊष्मा जो निकली है उससे टेम्परेचर बढ़ा है लिक्विड के अंदर टेम्परेचर। और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हमेशा याद रखो, जब भी टेम्परेचर बढ़ता है सॉल्युबिलिटी जो होती है ना, भाई टेम्परेचर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है आपकी, सॉल्युबिलिटी हमेशा याद रखना क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ जो होती है सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है ना। तो ड्यू टू राइजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि गैस में जब लिक्विड, व्हेन वी एडिंग गैस इन अ लिक्विड, जब हम गैस में इसको लिक्विड को डिसॉल्व, सॉरी गैस जो है वह लिक्विड के अंदर डिसॉल्व की जाती है, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस से क्या होता है, हीट रिलीज होती है, और जो कि किसका कारण बनती है, द कॉज ऑफ राइजिंग टेम्परेचर। और जब टेम्परेचर राइज होता है तो हमेशा याद रखिए सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। टेम्परेचर राइज सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, टेम्परेचर राइज सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। तो यही कंडीशन होती है। सेकंड फैक्टर आपको समझ में आ गया होगा, टेम्परेचर अगर बढ़ाया जाता है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, अगर सॉल्युबिलिटी बढ़ाओगे तो टेम्परेचर को आपको जो है नीचे करना पड़ेगा। तो यह कंडीशंस आपकी क्लियर होती है। सेकंड पॉइंट मैंने बता दिया है। सेकंड पॉइंट के बाद अपना आता है थर्ड पॉइंट। हम दो पॉइंट पढ़ चुके हैं, थर्ड वाला पॉइंट क्या है, हेडिंग लगा लीजिए प्रेशर। थर्ड वाला पॉइंट लगा लीजिए आप, थर्ड वाला पॉइंट, थर्ड वाला पॉइंट है प्रेशर। प्रेशर मतलब आपका हो रहा है दाब, है ना। क्या होता है, प्रेशर जो होता है
अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे किसी चीज के ऊपर, भाई अगर आप क्या करना चाहते हो, किसी लिक्विड के अंदर कोई गैस घोलना चाहते हो, तो आप क्या करते हो, प्रेशर को उसमें बढ़ा दो। जैसे प्रेशर बढ़ाओगे ना, प्रेशर बढ़ने से गैस जो होती है लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होती जाती है। तो ज्यादा से ज्यादा अगर गैस डिसॉल्व करनी हो तो आपको प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, जब प्रेशर इंक्रीज किया जाता है ना, तो तो सॉल्युबिलिटी जो होती है, क्या सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, जब प्रेशर इंक्रीज करते हो तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इस चीज को याद रखिएगा, प्रेशर इंक्रीज करने पर जो है सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है ना। ये चीज थर्ड पॉइंट भी आपका कंप्लीट हो गया। अब इसी से रिलेटेड आपका निकलता है हेनरीज लॉ। कौन सा निकलता है, हेनरीज लॉ, हेनरी का नियम, यह निकल के आता है। तो उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो आप क्या करें, ये जो चीजें हैं इनको एक अच्छे से नोट करते जाएं और उनको क्या करना पड़ेगा, अपने को अच्छे से रिवाइज भी करना पड़ेगा। तो अगली हेडिंग लगाता हूं मैं, हेनरीज लॉ, है ना। तो हेनरी क्या कहता है, तो हेनरी ने क्या किया भाई, हेनरी ने किया कि एक पिस्टन लिया, ये पिस्टन है। उसने क्या किया, यहां तो भाई वाटर है, ये क्या है, वाटर है, और यहां पर कोई गैस है, मान लो O2 गैस है, CO2 गैस है, कोई गैस मान लो, ये कोई गैस है ना, कोई भी गैस हो सकती है। अब जब हेनरी कहता है कि भाई जब आप इस पिस्टन को दबाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, पिस्टन को दबाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा। तो प्रेशर जैसे जैसे बढ़ता है ना, तो ये O2 जो गैस होती है, ड्यू टू प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो यह जो O2 गैस है, वह O2 गैस, सारी की सारी O2 गैस जो होती है, वह किसके अंदर, वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाती है, तो वही मैं थोड़ा सा उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में या फिर जो होता है किस फॉर्म में लिखता हूं, जैसे कि यह प्रेशर, पिस्टन द्वारा जो प्रेशर लगा रहे हो ना, हेनरी ने वह पिस्टन द्वारा जो प्रेशर है उसको लिया भाई P से, किससे लिया, P से रिप्रेजेंट किया। एक्सटर्नल प्रेशर किससे रिप्रेजेंट किया उसने, एक्सटर्नल प्रेशर P से रिप्रेजेंट किया। तो यह जो एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, हेनरी के हिसाब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये क्वांटिटी ऑफ गैस, है ना, गैस की क्वांटिटी ऑफ गैस। आप चाहो तो चलो ये लिख देता हूं मैं, क्वांटिटी ऑफ गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्वांटिटी ऑफ गैस के जो है क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा क्या करते हैं अपन, यहां से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब रिमूव किया जाता है तो क्या आता है, के, है ना। इसको के ना लिखते हुए मैं KH लिख रहा हूं, हेनरीज कांस्टेंट है इसलिए KH लिख रहा हूं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने पर ये गैस हियर KH is Henry's constant, Henry's कैपिटल आएगा, Henry's constant, KH is a Henry's constant। क्लियर हो गई बात, KH is a Henry's constant, है ना। X क्या है, X जो है क्वांटिटी है, किसकी, गैस की क्वांटिटी है। X क्या है, गैस की क्वांटिटी है। आप इसको मोल फ्रैक्शन भी बोल सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मोल फ्रैक्शन बोल दो इसको, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप चाहें तो इसका X का, अगर मोल फ्रैक्शन इसको बोल रहे हैं ना अपन, तो इस X का अगर अपने को ये निकालना है तो KH, तो ऐसा कैसे, इस X जो है गैस का अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है तो आपको लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्लस टोटल, है ना। मोल फ्रैक्शन की वीडियो में बना चुका हूं, मोल फ्रैक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो आप क्या करें, आई बटन पर जाएं और मोल फ्रैक्शन की वीडियो जरूर देखें। प्लस
अच्छा, वाटर के अंदर डिसॉल्व हुआ है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर है ना, H2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ये भी इसका आएगा। तो इस तरह से आपको एक फॉर्मूला मिल जाता है जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला आपका जो होता है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर यूज में आएगा। अब बात आती है कि इसको किस तरह से अपन लिखे, है ना, हेनरीज जो लॉ है उसको किस तरह से, एप्लीकेशन तो हम पढ़ेंगे लेकिन इसकी डेफिनेशन कैसे लिखे। तो हेनरीज लॉ की डेफिनेशन में इधर लिख देता हूं, ध्यान से देखिए क्या कर रहा है वो। द अमाउंट ऑफ गैस, द अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the external pressure applied on it. Amount of gas is directly, आप लिखते जाइएगा, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी मैं हिंदी में बोलूंगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the external pressure applied on it, और उसके बाद जो है आप क्या करें, ये वाली चीज उसके बाद आना स्टार्ट हो जाएगी। जब आप नोट्स में लिखेंगे ना तो उसके बाद ये वाली चीज आप नोट्स में लगा दीजिएगा। ये डेफिनेशन के बाद जो है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल X गैस, P इज इक्वल टू KH X गैस, और हियर KH क्या है, H इज अ हेनरीज कांस्टेंट, KH क्या है, हेनरीज कांस्टेंट। और अगर इसी को आप मोल फ्रैक्शन देख रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स, X की वैल्यू क्या होती है मोल फ्रैक्शन की, हमने देखा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो देखो भाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, एक तो वाटर है, एक और कौन है, गैस है, तो दोनों का ये जो है डिवाइड में आ जाएगा। इस तरह से जो है अपना ये एक फॉर्मूला, इसको भी आप याद रखिएगा, कहीं कहीं लिख लीजिए, अलग से नोट करके इसको लिख लीजिएगा, है ना, क्योंकि जरूरत इसकी पढ़ने वाली है अपने को जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। हेनरीज कांस्टेंट रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल आते हैं तो उनको सॉल्व करने में इनकी जरूरत अपने को पड़ती है। अब बात आती है, ये तो मैं क्या कर देता हूँ, सारी चीजें रफ कर देता हूँ। यदि आपने जो है इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया, स्क्रीनशॉट लेने के बाद ध्यान से देखिए, अब मैं हेडिंग डाल रहा हूं हेनरीज कांस्टेंट की। हमने डेफिनेशन देखी है, हेनरीज कांस्टेंट जो था एप्लीकेबल कहाँ है, किस तरह से अप्लाई होता है, भाई लेक्चर में भी कहीं अप्लाई होता है या नहीं होता है, तो भी एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। हेडिंग डालिए, मेरे साथ हेडिंग डालिए, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ की एप्लीकेशंस है ना, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, कौन कौन से अनुप्रयोग है उनके। तो सबसे पहला अनुप्रयोग मैं बता देता हूं आपको, हेनरी के नियम का अनुप्रयोग आपकी बॉडी के अंदर भी होता है। ये चीज बॉडी के अंदर भी होता है। मान लीजिए आपकी बॉडी है, फॉर एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करता हूं मैं, ध्यान से देखिए, डायग्राम उतना अच्छा बनेगा नहीं, ध्यान से देखिए, ये कहीं नाक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इस तरह से अपने फेफड़े ये दिखाई दे रहे हैं आपको, है ना, यहाँ से जो है O2 गैस जा रही है, CO2 बाहर जा रही है, O2 गैस आ रही है ना, O2 गैस आती है, ये ब्रोंकाई है,
ब्रोंकाई से O2 गैस आती है, O2 गैस आने के बाद जो होता है भाई यहाँ पर क्या होती है, ब्रोंक्यूल्स स्टार्ट हो जाती है, और ब्रोंक्यूल्स में जो होती है एल्वेलाई होती है, बायोलॉजी में पढ़ा होगा आपने एल्वेलाई, तो वह जो एल्वेलाई होती है, एल्वेलाई को मैं इधर बना रहा हूं अलग से, इस तरह से यह एल्वेलाई होती है। इस एल्वेलाई के आसपास ब्लड कैपिलरीज होती है। क्या होती है, इस एल्वेलाई के आसपास क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज जो होती है वो ब्लड कैपिलरीज होती है। यहाँ पर डायफ्राम भी रहता है, यहाँ पर क्या होता है, डायफ्राम होता है ना, एक मांसपेशी होती है डायफ्राम, वह रहता है। जब क्या किया जाता है, आप डायग्राम पे न जाए, है ना, समझना है, समझिए, ध्यान से देखिए, ये ब्लड कैपिलरीज जो होती है ये क्या करती है, प्रेशर डालती है। ब्लड कैपिलरीज क्या करती है, प्रेशर डालती है। जो एल्वेलाई होती है उसके अंदर O2 गैस है, CO2 गैस है। अब ये O2 गैस जो होती है वह जैसे ही यह डायफ्राम इसके ऊपर से प्रेशर डालेगा, ब्लड कैपिलरीज नीचे से प्रेशर डालेगी, इस तरह से जो प्रेशर पड़ता है अच्छे से, और जब प्रेशर पड़ता है और उसके बाद जो होता है अपना जो हार्ट होता है उसमें सिस्टोलिक डायसिस्टोलिक एक्टिविटी होती है ना, पंपिंग जब होती है तब भी प्रेशर आता है। तो वह जो प्रेशर आता है उस प्रेशर से क्या होता है, यह जो गैस होती है ब्लड कैपिलरीज के अंदर जाती है। ब्लड कैपिलरीज के अंदर जाने पर यह डिसॉल्व उसके अंदर हो जाती है। किससे, जब प्रेशर डायफ्राम नीचे से प्रेशर लगाता है, और वही प्रेशर एक और कहां से आ रहा है, प्रेशर आ रहा है आपके जो सिस्टोलिक डायसिस्टोलिक हार्ट में जो हार्ट में जो एक्टिविटीज हो रही है उसके कारण भी प्रेशर आ रहा है। तो O2 जो होती है वह क्या हो जाती है, इसके अंदर डिसॉल्व हो जाती है। तो फर्स्ट वाला जो है आपका अनुप्रयोग या फर्स्ट एप्लीकेशन तो यही कंप्लीट होती है। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है आपका, फर्स्ट एप्लीकेशन है O2 डिसॉल्व एंड CO2 डिसॉल्व इन ब्लड में O2 और CO2 का डिसॉल्व होना, यह पहला हेनरीज लॉ का जो है एप्लीकेशन है। सेकंड एप्लीकेशन क्या आती है, तो सेकंड एप्लीकेशन आती है कार्बोनेटेड बेवरेजेस पे। किस पे आती है भाई, कार्बोनेटेड बेवरेजेस। आपने देखा होगा कि जो सॉफ्ट ड्रिंक्स जब लाते हैं हम, या फिर किसी भी तरह से जो है माजा है, कोको कोला है, इनकी जब बोतल लाई जाती है उसको जो है शेक कीजिएगा, और शेक करने के बाद उसका ढक्कन जब खोलते हैं ना अपन, तो उसमें से क्या होता है भाई, बहुत सारी गैस सी निकलती है। तो वह जो गैस निकलती है वह गैस कैसे भरी गई है, तो वह गैस जो होती है वो प्रेशर डालकर ही भरी जाती है। कैसे भरी जाती है, प्रेशर डालकर ही भरी जाती है। तो इन अ कार्बोनेटेड बेवरेजेस, कार्बोनेटेड बेवरेजेस पे। थर्ड होता है हाई एल्टीट्यूड पे, है ना, हाई एल्टीट्यूड्स पे, हाई एल्टीट्यूड्स, हाई एल्टीट्यूड्स यानी अधिक ऊंचाई पर पर्वतारोही जो होते हैं वह पर्वतारोही अधिक ऊंचाई पर क्या करते हैं, अपने साथ हीलियम मिली ऑक्सीजन ले जाते हैं। हीलियम मिली हुई ऑक्सीजन जो होती है वह ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं, क्योंकि अधिक ऊंचाई पर जब जाओगे, फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, ये आपकी अर्थ है, इस अर्थ के ऊपर कोई भी माउंटेन मान लो, कोई भी पर्वत मान लो, ये कोई पर्वत है, इस पर्वत पर कोई पर्सन है, ये क्या है, एक पर्सन खड़ा हुआ है, इस पर्वत पर जो है एक पर्सन है, क्या ये एक पर्सन है, ऊपर एक एटमॉस्फेयर की लेयर है ना, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर लग रहा है, यहाँ पर क्या लग रहा है भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है ये डिसॉल्व ब्लड में O2 को डिसॉल्व करने के लिए जिम्मेदार होता है ना। तो जब इंसान, यही व्यक्ति जो होता है नीचे था, जब अर्थ सरफेस पे था, तो अर्थ सरफेस पे क्या था, जब ये इंसान अर्थ सरफेस पे था, तो अर्थ सरफेस पर क्या हो रहा था कि अर्थ सरफेस पर हमेशा याद रखना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वह ज्यादा होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। लेकिन जब जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वह क्या हो जाता है, घटता जाता है।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता जाता है, घटता जाता है। अब यहां तक जब यह व्यक्ति सरफेस पर था तो इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा था, इस कारण से O2 जो थी, इसके ये पहला बताया था मैंने, O2 जो होती है डिजोल्व हो रही है ब्लड के अंदर, तो O2 जो होती है वह ब्लड के अंदर उसको डिजोल्व होती जा रही थी। लेकिन अब जैसे वह ऊंचाई पर गया तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हुआ, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने से O2 उसके अंदर डिजोल्व नहीं हो रही है, तो O2 डिजोल्व नहीं हो रही है, इसलिए वह क्या करते हैं, हीलियम मिली हुई ऑक्सीजन को जो होते हैं पर्वतारोही अपने साथ ले जाते हैं। इसी तरह से आप जो है और भी एग्जांपल इसमें आ सकते हैं, जैसे कि वाटर के अंदर और भी जो होते हैं एप्लीकेशंस अपनी आ जाती है। वाटर के अंदर एप्लीकेशंस के वाटर के अंदर जो होते हैं बहुत सारे जलीय जीव होते हैं जो कि क्या करते हैं, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को जो है अपने अंदर लेते हैं, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को। तो आप एनसीईआरटी, फिर से बोल रहा हूँ, आप एनसीईआरटी को क्या करें, एनसीईआरटी के कंटेंट को पढ़ें। मैंने सिर्फ आपको गाइड किया है, आप एनसीईआरटी कंटेंट पढ़े, बहुत अच्छे से पढ़े। मुझे पता है कल आपकी एग्जाम है, और जो एग्जाम होती है उस एग्जाम के थ्रू अपने को जो है पढ़ना है। तो क्या है, सबसे पहले तो जो एमपी बोर्ड वालों की जो एग्जाम जो है लॉकडाउन के बीच में रखी गई है, तो आप क्या करें, बहुत सावधानी बरतें, अपने साथ एक बोतल पानी की जो है या ड्रिंक वाटर जो है अपने साथ ही ले जाएं। वही सार्वजनिक तौर पे जो है आप ड्रिंक वाटर का यूज ना करें, आप अपने साथ ले जाएं। साथ ही साथ एक सैनिटाइजर की छोटी सी डिब्बी अपने साथ ले जाएं, ताकि पेन है या किसी भी चीज को जो है हाथ अपन धोते रहें, और मास्क पहनकर जरूर अपन जो है बैठें एग्जाम के अंदर। साथ ही साथ जो होते हैं क्या करें, अपने जो फ्रेंड सर्कल है उन फ्रेंड सर्कल से एग्जाम से निकलने के बाद या एग्जाम से पहले जो है फ्रेंड सर्कल से जब भी अगर बात भी करनी हो, बहुत जरूरी हो, तो क्या करें अपन थोड़ा सा उनसे डिस्टेंस बनाए रखें। ये चीज याद रखें, यदि इस चीज से बचना है, कोरोना से बचना है, तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि आप ये सोच के चलिए कि आपके जो सामने बंदा खड़ा है उसको भी कोरोना है, तभी आप इससे बच सकते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। आप जो है पढ़ाई करते रहें, अच्छे से एग्जाम दें, बेस्ट ऑफ लक, और अपना बहुत सारा और बहुत ज्यादा सा ध्यान रखिए।